नमस्कार बच्चों, मैं जयराम स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंग में भाग संख्या 6 अभ्यास प्रश्न। जो हमारे पाठ्य पुस्तक हैं उसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। हल करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? कॉपी और पेन। तो जल्दी से आप कॉपी पेन लीजिए, हेडिंग डालिए अभ्यास प्रश्न और देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यहाँ कहा जा रहा है कि चित्र में एक संधारित्र दर्शाया गया है, कैपेसिटर दर्शाया गया जो कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वर्ताकार प्लेटों को 5.0 mm की दूरी पर रखकर बनाया गया है। यानी यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है इन्होंने? 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे दी? 12 सेंटीमीटर। यानी इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। और इनके बीच की जो दूरी है वो बता दी आपको 5 मिलीमीटर, 5 mm। क्लियर? संधारित्र को एक बाह्य स्रोत जो कि चित्र में नहीं दर्शाया गया द्वारा आवेशित किया जाता है। आवेशकारी धारा आपकी नियत है, इसका मान 0.15 एम्पियर। यानी एक आई धारा निकाल दी गई, इसको आई धारा कितनी है? 0.15 एम्पियर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पे 3 पार्ट करके पूछा गया है। पहले पार्ट की बात करें, इन्होंने कहा धारिता एवं प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर बताइए। विभवांतर परिवर्तन की दर। दूसरे में पूछा विस्थापन धारा का मान। और तीसरे में पूछा क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है, स्पष्ट करना है। देखिए यहाँ पे किरचॉफ लिखा हुआ है, कई बार हम इसे क्या कहते हैं? किरचॉफ भी बोल देते हैं, है ना। तो किरचॉफ एक ही बात है। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है? 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो इन 3 प्रश्नों का जवाब देने के लिए सबसे पहले तो देखिए आपको दिया क्या है। हमें दिए प्लेट की त्रिज्या आर कितने? 12 सेंटीमीटर। इस 12 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? 12 × 10⁻² कर लेंगे मीटर में। ठीक है। प्लेट के मध्य की दूरी देखिए 5 mm। इसको भी मैं क्या करूं? मीटर में बदल दूं। तो मीटर में बदलने के लिए इसके साथ क्या लगेगा? 10⁻³ लगेगा, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है ना। 1000 का मतलब 10⁻³ होता है। प्लेट का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। वर्ताकार प्लेट है, हम वृत्त का क्षेत्रफल तो जानते हैं क्या होता है? πr²। तो πr², तो अपन ने r देखा, r कितना हुआ? 12 का स्क्वायर क्या है? 144। 10⁻² का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 10⁻⁴। और ये पाई आ गया, यानी 144 पाई × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। धारा हमें दे रखी है 0.15 एम्पियर, यानी आई का मान मिल गया हमें 0.15 एम्पियर। संधारित्र की धारिता निकाल लीजिए। सूत्र आपको ध्यान नहीं है, ये होता है ए ε0/d। ए का मान अभी निकाला आपने 144 पाई × 10⁻⁴। ये ए का मान रख दिया। एप्सिलॉन का मान आपको पता ही होता है 8.85 × 10⁻12 होता है। और डी, इनके बीच की दूरी दे रखी है 5 mm, यानी 5 × 10⁻³ इनको बच्चों सरल करोगे तो सरल करने के बाद अपने पास ये आएगा 80.03 × 10⁻12 फेरेड। क्लियर? ये चीज़ें अपने को मिल गई। यहाँ पे हमसे पूछा गया था पहले वाले में, तो पहले वाले का जवाब दें। संधारित्र पर जो आवेश होता है वो क्या होता है? Q = CV होता है। आवेश क्या होता है? Q = CV। यहाँ से हम धारा निकालें तो अपने को ये भी पता है कि I जो होता है आवेश में परिवर्तन की दर होती है, यानी इसको हम यूँ लिख सकते हैं dQ/dt। Q का मान आप क्या बता रहे हो? Q का मान बता रहे हो CV। तो मैंने क्या किया? Q का मान रख दिया CV। यहाँ पे C क्या होता है? कॉन्स्टेंट है। इस कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया तो ये आ गया dV/dt, यानी I का मान आ गया अपने पास dV/dt। हमें क्या चाहिए? प्लेटों के मध्य जो विभवांतर की परिवर्तन की दर चाहिए, विभवांतर V, उसमें परिवर्तन की दर क्या हुआ? dV/dt, है ना। तो ये चाहिए dV/dt। यहाँ से मुझे dV/dt चाहिए, तो यहाँ पे dV/dt क्या होगा? ये C इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा I/C। I का मान अपने को पता है कितना है? 0.15 एम्पियर। C का मान अपने को पता है भाई, यहाँ पे हमने निकाला था, इस C का मान 80.03 × 10⁻12 फेरेड आया था। ये रख दिया। दोनों को भाग लगा के हल करोगे तो dV/dt आ जाएगा 1.87 × 10⁹ वोल्ट पर सेकेंड। ये आ गया आपका क्या? विभव में परिवर्तन की दर। तो पहला पार्ट कंप्लीट। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमसे विस्थापन धारा पूछी गई थी। हम जानते हैं प्लेटों के मध्य जो विस्थापन धारा होता है बाह्य परिपथ में चालक धारा की क्या होता है? बराबर होता है। ये चीज़ अपन को पता है ना। IC और ID दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन धारा ID निकालूंगा तो IC के बराबर होगा, चालक में जो धारा बह रही थी उसके बराबर होगा। और वो कितना दिया हुआ था अपने को? 0.15 एम्पियर। तो ये आपकी विस्थापन धारा आ गई 0.15 एम्पियर। ठीक है।
सी पार्ट पूछा गया था किरचॉफ का नियम लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। धारा कब लगेगा? यदि धारा क्या हो, विस्थापन धारा और चालन धारा का योग हो, यानी जो कुल धारा है वो क्या आनी चाहिए, IC प्लस ID होनी चाहिए, वहां पे आपका किरचॉफ का नियम लग जाएगा। ठीक है, थ्योरी पार्ट में मैंने इस चीज को पढ़ा था, याद आया कुछ? चलिए बात करते हैं हम सेकंड प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 2। यहां कह रहे हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र जो कि चित्र में दिखाया गया है, R बराबर 6.0 सेंटीमीटर त्रिज्या की 2 वर्ताकार प्लेटों से बना हुआ है और इनकी धारिता है 100 पिकोफैरड और संधारित्र को 230 वोल्ट और 300 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से किसी स्रोत से जोड़ा गया है। ठीक है, ये चित्र आपको दर्शा दिया गया। त्रिज्या कितनी दे दी इसकी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, धारिता कितनी है, 100 पिकोफैरड। ठीक है, चलिए पूछा गया है यहाँ पे चालन धारा का RMS मान क्या होगा ये बताना है। बी पार्ट में पूछा गया क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है, ये पता करनी है। IC और ID बराबर है या नहीं है। फिर पूछा गया प्लेटों के बीच अक्ष से 3.0 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु स्थित है, उसका आयाम बताना है। बी का क्या करना है, आयाम बताना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो प्रश्न में आपको संधारित्र की त्रिज्या दे रखी थी R 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी थी, 6 सेंटीमीटर। धारिता हमें वहां दे रखा है 100 पिकोफैरड। पिको को बदल लीजिए, आपको पता है पिको को कैसे बदलते हैं, 10 की घात -12 से गुणा करके। तो ये अपने पास क्या हो गया, 100 गुणा 10 की घात -12 फैरड हो गया। RMS आपको दे रखा है 230 वोल्ट। ओमेगा वो कितना दिया हुआ है, 300 रेडियन प्रति सेकंड। ये सारा का सारा क्या है, हमें प्रश्न में दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, पहला क्वेश्चन में पूछा था चालन धारा का RMS मान बताइए, यानी आपको IRMS ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, IRMS ज्ञात करना है। अपन जानते हैं IRMS क्या होता है, ERMS बटे में 1/ω/c। बटे में जो ω/c है ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा ω/c इंटू ERMS। मान रख दीजिए, ओमेगा का मान है आपके पास और C का भी मान है, तो हमने ये C का भी मान रख दिया, ERMS का रख दिया। इसको हल कर लिया, ये अपने पास क्या हो गया, IRMS धारा आ गई। पहले तो 6.9 इंटू 10 की घात -6 आया। 10 की घात -6 की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइक्रो लिख सकते हो। तो IRMS धारा हो गई अपने पास 6.9 माइक्रो एम्पियर। समझ गए बात को। ये मेरा A पार्ट था। B पार्ट करें। B पार्ट में पूछा था कि क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है। अपन ने बताया था कि चालन धारा क्या होती है, विस्थापन धारा के बराबर आती है। आपका जवाब होगा हाँ। नियत मान की धारा एवं दोलनी धारा दोनों स्थितियों के लिए चालक द्वारा एवं विस्थापन धारा समान होती है, क्योंकि जो विस्थापन धारा होती है वो ये होती है आपकी ID बराबर ε0 d फाई बटा dt। और ये फाई जो होता है फ्लक्स वो क्या होता है, E इंटू A के बराबर होता है। A क्षेत्रफल है आपका, है ना, ये कांस्टेंट है। A को अपन ने क्या किया, बाहर निकाल लिया। A ε0 dE बटा क्या हो गया, dt हो गया। समझ गए यहाँ तक। E को रखा जा सकता है Q बटा AE ε0। इस A को भी क्या करें, बाहर निकालेंगे और इससे क्या होगा, ये कट जाएगा। ये क्या हो गया, कट गया। क्या मिला देखिए आपको, dQ बटा dt मिला। हमें क्या मिला, dQ बटा dt। ये IC के बराबर है ना, चालन धारा के बराबर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं विस्थापन धारा चालन धारा के क्या हो गई, बराबर हो गई। समझ गए बात को। C पार्ट की ओर ले चलता हूँ आपको। ये कह रहे हैं प्लेटों के बीच अक्ष से 3.0 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु B का आयाम ज्ञात करना है कि B का आयाम क्या होगा। देखिए B होता है μ0 ID बटा 2 पाई R²। ठीक है, इंटू R। मान रख दीजिए, μ0 ID और I क्या थे, बराबर थे। तो ID की जगह क्या किया, I रख दिया और ये हो गया 2 पाई R² इंटू R। चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के लिए I क्या होता है, I0 के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होगा, I0 √2 IRMS के बराबर होता है। तो अब अपने को क्या करना है, पहले हमने ID को I के बराबर रखा और I को अब किसके बराबर रखूंगा, IRMS के पदों में लिखना चाहता हूं। तो I0 जो है मेरे पास, ये I0 किसके बराबर हो गया, किसके बराबर, I0 के बराबर आ गया। और ये होता है √2 IRMS। यहाँ पे लिख दिया हमने √2 IRMS। ठीक है, अब आपको देखिए मान दिया गया है, वो जो दूरी दे रखी थी कितनी, प्रश्न को पढ़ लीजिए, अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो स्मॉल जो R है उसका मान कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यहाँ मैं क्या करूँगा, 3 रखूँगा, बाकी मान रख देता हूँ। ये आपका √2, ये μ0 का मान आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10 की घात -7 होता है ना। IRMS
मान निकाला हुआ था अपन ने, पहले निकाला था ना, वो निकला था अपने पास 6.9 इंटू 10 की घात -6। ठीक है, आर 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ आप जानते हैं, आर 3 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 3 इंटू 10 की घात -2 मीटर। तो ये लिख दिया मैंने 3 इंटू 10 की घात -2 मीटर। नीचे 2 पाई, त्रिज्या आपको पता ही है कितनी दे रखी थी, 6 थी ना, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। 6 इंटू 10 की घात -2 था, तो 36 इंटू 10 की घात कितना हो गया -4 हो गया। इसको हल कर लेना है थोड़ा सा, जैसे आप सरल करोगे तो ये आएगा आपके पास b बराबर 1.63 इंटू 10 की घात -11, और इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, टेस्ला होती है। तो हम लिखेंगे b बराबर 1.63 इंटू 10 की घात -11 टेस्ला। कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, कर लोगे ना। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, यहां कह रहे हैं 10 की घात -10 मीटर तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणों 6800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश तथा 500 मीटर की रेडियो तरंगों के लिए किस भौतिक राशि का मान समान होता है। देखिए आपने एक्स किरण का नाम सुना था और अपन ने क्या सुना था, रेडियो तरंग। ये दोनों तरंगे कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। कौन सी, एक्स किरण है ना, प्रकाश वाली किरण, और रेडियो तरंग, ये तीनों क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो वेग होता है वो कितना होता है, प्रकाश वेग के बराबर होता है, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। मैं कह दूंगा तीनों ही विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, अतः निर्वात में इनका वेग एक समान होगा, तथा यह प्रकाश वेग c बराबर 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। यहां कहा जा रहा है एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में z अक्ष के अनुदिश चल रही है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या कर रहा है, निर्वात में z अक्ष के अनुदिश चल रहा है, यानी z अक्ष के अनुदिश चल रहा है। ठीक है, इसके विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र के सदस्यों की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे, आपको पता ही है विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र E और B आपस में भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। आगे पूछा जा रहा है यदि तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज हो तो उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, ये भी बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो मैंने चीज कहा वो लिख दिया मैंने कि चूंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन तथा चुम्बकीय क्षेत्र सदिश के कंपन परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, है ना। यदि तरंग संचरण z अक्ष के अनुदिश है तो विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र क्या होंगे, सदिशों के कंपन xy तल में होंगे। समझ गए क्या बात को। ये आपका क्या है, ये z अक्ष है, ये x अक्ष है, और ये क्या हो गया y अक्ष। अगर ये क्या है, इधर चल रहे हैं तो इसके क्या होगा, ये x के लिए होगा। ऐसे ही इधर से मैंने क्या किया था, याद होगा आपको, इधर से एक तरफ से तो क्या ले लिया था e, और दूसरी तरफ से क्या ले लिया b, है ना। ये परस्पर भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कौन से तल में होंगे, xy तल में होंगे। तरंग की जो आवृत्ति है वो कितनी है, 30 मेगाहर्ट्ज है। मेगा को बदलिए 10 की घात 6 से गुणा करके, तो ये हो गया 30 इंटू 10 की घात 6 हर्ट्ज। ठीक है, तरंग दैर्घ्य निकालना आपको याद होगा, लैम्बडा होता है c/v। जो वेग है उसमें आवृत्ति का भाग दे देंगे, वो तरंग दैर्घ्य आ जाएगा। वेग इसका क्या होगा, प्रकाश वेग के बराबर होता है 3 इंटू 10 की घात 8, और इसका भाग दिया 3 इंटू 10 की घात 7। ये कट गया, क्या बचेगा, 10 की घात 8 को 10 की घात 7 से काटोगे तो 10 बचेगा। तो ये कितना आ गया, इसका तरंग दैर्घ्य 10 मीटर। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखें। यहां कहा जा रहा है एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, संगत तरंग दैर्घ्य बैंड क्या होगा। कितना बता रहा है ये, 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज तक, यानी पहली जो आवृत्ति है वो हो गई 7.5 इंटू 10 की घात 6 हर्ट्ज। ठीक है, और दूसरी आवृत्ति क्या हो गई, 12 इंटू 10 की घात 6 हर्ट्ज हो गई। हमें क्या चाहिए, लैम्बडा चाहिए तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य होता है c/v1। c का मान कितना, जो प्रकाश वेग है वो हो गया 3 इंटू 10 की घात 8, और v1 हो गया आपका 7.5 इंटू 10 की घात 6। इसको सरल कर लीजिए, 40 मीटर आ जाएगा। ऐसे लैम्बडा 2 निकालने, c/v2 हो जाएगा। c आपका वही रहेगा 3 इंटू 10 की घात 8, v2 नया वाला ले लीजिए 12 इंटू 10 की घात 6। इसको हल कर लो, 25 मीटर आ जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य का प्रास देख लो कितना आ रहा है, 40 से 25। हम कहेंगे संगत तरंग दैर्घ्य बैंड 40 मीटर से 25 मीटर तक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक आवेशित कण अपनी माध्य साम्यावस्था के दोनों ओर 10 की घात 9 हर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करता है। अपनी जो साम्यावस्था है ना, माध्य अवस्था, उसके दोनों ओर क्या कर रहा है, 10 की घात 9 हर्ट्ज से आवृत्ति करता है। दोलन द्वारा जनित विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति कितनी है ये बताना है।
देखिए दोनों तरफ कर रहा है तो वो क्या होगा, बराबर ही आएगा। तो आप लिख सकते हैं उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति आवेशित कण की दोलन आवृत्ति 10⁹ हर्ट्ज के समान ही होगी। कितनी होगी? 10⁹ हर्ट्ज ही होगी। प्रश्न संख्या देखते हैं 7। यहां कहा जा रहा है निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम B0 510 NT है। NT का मतलब जानते हैं नैनो है, ये नैनो टेस्ला है। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है ये बताना है। क्या दिया आपको? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया B0 510 नैनो टेस्ला। इसको हमने बदल लिया, नैनो यानी 10⁻⁻9 होता है, 510 × 10⁻⁻9 टेस्ला। आपसे पूछा गया विद्युत क्षेत्र का आयाम यानी E0। हम जानते हैं क्या होता है, E0 बटा B0 C के बराबर होता है। E0 क्या हो जाएगा? C B0 हो गया। C का मान हमने रख दिया 3 × 10⁸ और B0 ये ले लिया 510 × 10⁻⁹। इसको सरल करोगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको सरल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? देखिए ये 10⁸ है, ये 10⁻⁻ क्या है? -9 है, ये 3 है। इनको सरल कर लें, सरल करोगे तो 153 आएगा न्यूटन पर कूलाम। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। यहां पे कहा गया है कल्पना कीजिए कि एक विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत क्षेत्र का जो आयाम है वो E0 बराबर है 120 न्यूटन पर कूलाम और इसकी जो आवृत्ति है वो है 50.0 मेगाहर्ट्ज। यहाँ दो पार्ट बनाएंगे, B0 ओमेगा K और लैम्बडा का मान बताना है। E वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र सदिश बताया जा रहा है। B वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, देखें प्रश्न में क्या दिया गया था आपको E0 का मान दिया गया था 120 न्यूटन पर कूलाम। आवृत्ति V का मान दिया गया था 50 मेगाहर्ट्ज, जिसको हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया। मेगा की जगह क्या किया? 10⁶ से गुणा कर लिया। आप अपन ये तो जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम होगा वो क्या होगा, आपको बताया E0 बराबर B0 C होता है। तो B0 C क्या होगा? E0 बटा C। E0 का मान आपको 120 दिया है, C का मान हम जानते हैं 3 × 10⁸ होता है। इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 4 × 10⁻⁷ टेस्ला। ओमेगा निकालें, हम यहाँ पे ओमेगा निकालें। ओमेगा होता है 2 पाई V यानी आवृत्ति दे रखा है तो 2 पाई का मान 3.14, V रख दिया अपन ने 50 × 10⁶। इनको सरल करोगे ये आएगा 314 × 10⁶। ओमेगा है यानी रेडियन पर सेकेंड। K निकालना चाहें तो K भी निकाल सकते हो। K आपको पता होना चाहिए ओमेगा बटा C होता है। K जो होता है वो क्या होता है? ओमेगा बटा C। तो ओमेगा में हमने C का भाग दे दिया तो ये आ गया अपने पास 1.05 रेडियन पर मीटर। लैम्बडा ज्ञात करना है। लैम्बडा आप जानते हो C बटा क्या होता है? V। तो ये हो गया 3 × 10⁸ और बटे में V यानी 50 × 10⁶। इसको सरल कर लें, सरल करेंगे तो कितना आएगा? 6 मीटर आ जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए? बी पार्ट में E और E का व्यंजक चाहिए था, B और E का। तो देखिए E का व्यंजक E बराबर होता है E0 साइन kx - ω/t। ठीक है, kx बोल रहे हैं, kz बोल रहे हैं। तो E बराबर क्या हो गया? 120 साइन 1.05x, क्योंकि k का मान मिल चुका है, ओमेगा का मान है आपके पास और t, और ये क्या हो जाएगा? j कैप हो जाएगा, क्योंकि x ले रहे हो तो इसके लंबवत j होगा और एक k होगा तो दूसरे का k आ जाएगा। b का व्यंजक वही फॉर्मूला लग जाएगा B0 साइन kx - ω/t। B0 का मान रख दीजिए, k का मान रख दीजिए, ओमेगा का रख दीजिए और ये आपका k कैप में आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करें। प्रश्न संख्या 9 देखें। ये कह रहे हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों की परिभाषिकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। सूत्र E बराबर hv विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा के लिए फोटोन का मान होता है ये, का उपयोग कीजिए तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्णक्रम के विभिन्न भागों के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रक में फोटोन की ऊर्जा निकालिए। फोटोन ऊर्जा के जो विभिन्न परिणाम आप पाते हैं वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्रोत से किस प्रकार संबंधित है ये भी अपने को बताना है। तो देखो V आवृत्ति के जो फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या बता रहे हैं? वो hv बता रहे हैं, है ना। अब अपन क्या करें? इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 का भाग लगाना पड़ेगा। तो ये भाग लगा दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। इनका मान रख दिया H और V का, था ना, ये अपन ने सारा मान रख दिया। हल करेंगे, ये अपने पास क्या रखा है? मैंने केवल H का रखा है। H का मान अपने को याद होना चाहिए। H बराबर होता है 6.62 × 10⁻⁻34। यहाँ पे H का मान रखा हुआ है। तो इसको हल किया तो E बराबर आ गया 4.1375 × 10⁻⁻15 और फिर आप आगे क्या लिख रखा है? V लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक है,
संबंध 1 में विभिन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए मध्य आवर्ती का मान रखकर फोटोन ऊर्जा का लगभग सन्निकटन मान यानी उसके पास का मान प्राप्त हम क्या कर सकते हैं। और इसको अपन ने क्या किया, एक सारणी बना दी, उससे समझा जा सकता है। यहाँ पे एक सारणी है अपने पास बनी हुई, ये है अपने पास विद्युत चुम्बकीय तरंग का भाग, माध्य आवर्ती, फोटोन ऊर्जा और विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्रोत। सबसे पहले बात करें रेडियो तरंग, जो कि इसकी माध्य जो आवृत्ति होती है 3 × 10⁸ हर्ट्ज होता है। फोटोन ऊर्जा जो इसकी निकलेगी वो कितने निकलेगी, 1.241 × 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी अगर स्रोत देखें तो दोलनी धारा द्वारा है। ऐसे सूक्ष्म तरंग 10⁻10 हर्ट्ज आवृत्ति हो जाएगी। फोटोन ऊर्जा इसका लगभग 4.137 × 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। निर्वात नलिका में दोलन द्वारा ये प्राप्त की जा सकती है। जो निर्वात नलिका है उसमें दोलन धारा द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। आवर्त तरंगों की बात करें, इसकी आवृत्ति 10⁻13 हर्ट्ज मानी जाती है। फोटोन ऊर्जा इसका 4.137 × 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। और इसका स्रोत देखें तो पदार्थ की तप्त अवस्था में उत्तेजित परमाणु एवं अणुओं के द्वारा है। दृश्य प्रकाश, इसकी जो माध्य आवृत्ति है वो 6 × 10⁻14 हर्ट्ज है। फोटोन ऊर्जा इसकी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यह जो स्रोत है इसका वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन द्वारा। बात करें परावैंगनी किरणें, इसका जो है आवृत्ति 10⁻15 हर्ट्ज है। फोटोन ऊर्जा क्या होगा, 4.137 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और सूर्य से एवं परमाणु के उत्तेजन द्वारा इसका स्रोत है। एक्स किरणें, इसकी जो माध्य आवृत्ति है वो 3 × 10⁻18 हर्ट्ज है। फोटोन ऊर्जा इसका 1.241 × 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसका जो उत्सर्जन केंद्र है यानी स्रोत है वो है उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के भारी धातु से टकराने से। गामा किरणों की बात करें तो 3 × 10⁻20 हर्ट्ज इसका क्या होगा, माध्य आवृत्ति हो जाएगी। फोटोन ऊर्जा इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 1.241 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नाभिक की क्रियाओं द्वारा इसका उत्सर्जन होता है, इसका स्रोत रहेगा। तो ये आप यहाँ पे क्या करें, मान रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस v का मान रख के ई निकल सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखें। यहाँ कहा जा रहा है एक समतल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग में विद्युत क्षेत्र 2.0 × 10⁻10 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 48 v/मीटर आयाम से ज्यावक्र के रूप में क्या करता है, दोलन करता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी है, दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है, दर्शाइए कि ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व बी क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है। जहां आपको सी लेना है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। देखिए v दे दिया गया आपको 2 × 10⁻10 हर्ट्ज और दे दिया ना आपको, ये v है आपके पास, ठीक है, 2.0 × 10⁻10 हर्ट्ज। साथ में हमें क्या किया, E0 दे दिया गया 48 वोल्ट/मीटर। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ 48 वोल्ट/मीटर। ज्यावक्रिय आपको पता है, ज्यावक्रिय क्या होता है, साइन जैसा ग्राफ होता है। अब हमें यहाँ निकालना है तरंग की तरंग दैर्घ्य, जिसका सूत्र आपको पता ही है, लैम्बडा बराबर c/v होता है। c का मान आपको याद है 3 × 10⁸ होगा। v आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻10। सरल कर लेंगे, 3 में 2 का भाग दोगे 1.5, ऊपर 10⁸ है, नीचे 10⁻10 है, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻2 मीटर। बी में हमसे पूछा गया दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है। आयाम क्या है चुंबकीय क्षेत्र का, तो आप जानते हैं B0 बराबर क्या होता है, E0/c। E0 आपको दिया हुआ है 48 और c अपन जानते हैं 3 × 10⁸ होता है। इसको सरल कर लीजिए, ये आ जाएगा 16 × 10⁻8 टेस्ला। सी पार्ट में क्या पूछा गया है, इन्होंने कहा यह दर्शाइए कि ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व बी क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। आपको पहले तो सूत्र पता होना चाहिए। ई क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ई बराबर 1/2 ε0 E² होता है। और अपन ये भी जानते हैं ई बराबर क्या होता है, CB होता है। अपन ने रख दिया, तो यहाँ पे CB रखोगे तो CB का स्क्वायर यानी C² B² हो गया। ये C का मान होता है 1/√μ0 E0 है ना, ε0। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो वो मान अपन ने रख दिया है ना। हल करने के बाद फाइनली आपके पास ये आएगा B²/2μ0, जो कि किसके बराबर है, UB यानी चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व के बराबर है। तो देखिए दोनों बराबर आ गए है ना, तो सिद्ध भी हो गए अपने पास। चलिए प्रश्न 11 को देख लेते हैं। प्रश्न 11 में कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि निर्वात में एक विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र 3.1 cos 1.8y प्लस
5.4 इंटू 10 की घात 8 टी आई कैप न्यूटन पर कूलाम है। तरंग संचरण की दिशा बतानी है, तरंग दैर्घ्य का मान बताना है, आवर्ती कितनी है ये बतानी है, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम बताना है और तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक भी बताना है। ये सारे मान हमें पता करना है। क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ ये दिया हुआ है केवल E बराबर 3.1 कोस 1.8 वाई प्लस 5.4 इंटू 10 की घात 8 टी आई कैप। ठीक है, ये आई कैप दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, जो अपना मानक समीकरण होता है उससे इसकी क्या करें, कंपेयर कर लें। E बराबर E0 कोस ओमेगा टी माइनस के वाई आई कैप, इनको आपस में कंपेयर करोगे तो देखिए जो संचरण की दिशा है वो क्या मिल जाएगी आपको। संचरण की दिशा यहाँ पे माइनस वाई है, इससे कंपेयर करेंगे तो माइनस वाई की दिशा में, यानी क्या आ गया माइनस जे के अनुदिश। जो दिशा आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस वाई के दिशा में जा रही है। दिख रहा नहीं है, वाई है, ये माइनस का होता है यहाँ पे, तो माइनस वाई यानी माइनस का जे। तरंग दैर्घ्य निकालना है, तरंग दैर्घ्य लेमड़ा का मान कितना होगा, तो अपन ये जानते हैं के बराबर होता है 2 पाई बटे लेमड़ा, है ना। तो यहाँ पे 2 पाई बटे लेमड़ा ही होता है, तो ये अपने पास क्या हो गया, इससे कंपेयर कर लीजिए, तो ये कितना आ गया 1.8। तो तरंग दैर्घ्य यहाँ से लेमड़ा निकाल लो तो 2 पाई बटा कितना हो गया 1.8, ये आ गया 3.48 मीटर। इसको लगभग अपन लिख सकते हैं 3.5 मीटर। आवर्ती की बात करूं कि आवर्ती क्या होगा, ओमेगा तो आपको दिख रहा होगा वहाँ 5.4 इंटू 10 की घात 8 है। देखिए ये ओमेगा है, इसको उल्टा लिखा है अपन ने, समझ गए बात को। मैं इसको थोड़ा सा यूँ लिखे हुए तब आपको कंपेयर करने में सुविधा रहेगी। E0 ठीक है, कोस अंदर लिखेंगे माइनस का के वाई प्लस ओमेगा टी, इससे थोड़ा सा कंपेयर करने में सुविधा रहेगी। ये अपने पास आई कैप है, क्लियर। यहाँ पे ओमेगा टी है और ये भी क्या है ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी का मान कितना आ गया 5.4 इंटू 10 की घात 8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आवर्ती की बात करें। आवर्ती तो आप जानते हो क्या होता है, वी बराबर ओमेगा बटा 2 पाई। ओमेगा तो मिल गया आपको 2 पाई, यानी 2 इंटू पाई का मान 3.14 रख के हल कर लो। हल करने पे अपने पास ये आएगा 85.9 इंटू 10 की घात 6 हर्ट्ज, या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं 85.9 को लगभग 86 लिख लो और 10 की घात 6 का मतलब क्या हो गया मेगा हर्ट्ज हो गया। ठीक है, चलिए तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के सदिश का आयाम क्या होगा ये पता करना है। तो वहाँ अपन ने कंपेयर किया तो E0 का मान कितना हो गया 3.1 आया, और हम जानते हैं जो B0 होता है चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम होता है वो क्या होता है E0 बटा C होता है। तो 3.1 और C कितना 3 इंटू 10 की घात 8। इसको सरल कर लेंगे, सरल करने पे जो भी आ जाए आंसर हो जाएगा। ये आ रहा है 1.03 इंटू 10 की घात -8। इसको 10 की घात -9 बना लो तो क्या लिखोगे 10.3 इंटू 10 की घात -9, और 10 की घात -9 क्या होता है नैनो होता है, तो यूँ लिखा जा सकता है 10.3 नैनो टेस्ला। ई वाले पार्ट की बात करूं, इन्होंने कहा था तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या करना है व्यंजक लिखना है। हम जानते हैं उसका जो व्यंजक होता है ये होता है B बराबर B0 कोस ओमेगा टी माइनस के माइनस वाई के कैप। ठीक है, तो रख दो यहाँ पे B0 का मान कितना 10.3 इंटू 10 की घात -9 कोस, ये आ गया 1.8 वाई, भाई इसका मान रख देंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 1.8 वाई प्लस इसका मान रख दिया 5.4 इंटू 10 की घात 8 और टी, और ये क्या आ गया अपने पास के कैप आ जाएगा। ये तो पता है ना आई जे के तीनों परस्पर क्या होते हैं लंबवत होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है 100 वाट विद्युत बल्ब की शक्ति का लगभग 5% दृश्य विकिरण में बदल जाता है। बल्ब से 1 मीटर की दूरी पर और 10 मीटर की दूरी पर दृश्य विकिरण की औसत तीव्रता कितनी है, और यह मानिए कि विकिरण समदेशिकतः उत्सर्जित होता है और परावर्तन की उपेक्षा करना है अपने को। देखिए कितनी दूरी पे बल्ब का 1 मीटर की दूरी पे। देखिए 1 मीटर की दूरी पे जब भी जाएगा तो वो क्या होगा बिल्कुल गोलाकार जाता है, तो गोलाकार का मतलब क्षेत्रफल निकलेगा। गोले का क्षेत्रफल आपको ध्यान होना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात विशेष है, ये ध्यान होना चाहिए। वैसे प्रश्न में क्या दिया गया आपको 100 वाट, पी का मान कितना है 100 वाट, दृश्य शक्ति कितनी है 5% है 100 वाट का, तो 100 का हमने क्या किया 5% निकाला, कितना आ गया 5 वाट हो गया। अब अपने को क्या चाहिए तीव्रता, तीव्रता हो गई आई बराबर पी बटा क्षेत्रफल ए ले लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, गोला है वो है ना, तो ये आ गया पी बटा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको रख दिया हमने, पाई का मान 3.14, आर का मान कितना 1, इसको हल करोगे तो 0.4 वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे बी पार्ट को कर लो, वहाँ पे क्या करना है इस आर का मान बदलना है, तो वहाँ पे आर का मान कितना लेना है 10 लेना है,
यहाँ पे अपन को आर का मान कितना लेना है, 10 लेना है, तो 10 रख दिया। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 0.04 वाट पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं, सोचिए लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM का मतलब यही है, अब तो समझ में आ ही चुका होगा। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग वर्णक्रम के विभिन्न भागों के लिए लाक्षणिक ताप परिसरों को ज्ञात करने के लिए λ/mt बराबर 0.29 सेंटीमीटर के सूत्र का उपयोग कीजिए। जो संख्याएं आपको मिलती है वो आपको क्या बतलाती है, ये पता करना है। वीन के विस्थापन नियम कहते हैं इसको। ये क्या है, वीन का विस्थापन नियम है। λm बराबर कितना हो गया, 0.29/t हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर से किसी तापक्रम पर स्थित वस्तु की उत्सर्जित अधिकतम विकिरण तीव्रता के संगत तरंग दैर्घ्य, या फिर आप टी का मान निकाल सकते हैं यहाँ पे 0.29/λm केल्विन से किसी तरंग दैर्घ्य की विकिरणन की अधिकतम तीव्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ताप की गणना हम कर सकते हैं। जैसे मान लो λm अपन ने लिया 10⁻⁻6 मीटर, यानी 10 की घात कितना हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर। तो टी क्या निकलेगा, टी निकलेगा 0.29/10⁻⁻4, तो यह आएगा 2900 केल्विन। ठीक है, ऐसे मान लो आपने λm का मान क्या लिया, 500 एमरेस्टोंग ले लिया। ये किसका होता है, दृश्य प्रकाश का होता है। तो इसको हल किया, 5 × 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा, एमरेस्टोंग आप जानते हैं। तो ये कितना आ गया, λ 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करो, ताप निकालो इस वाले फॉर्मूले से, तो ये आएगा 0.29/5 × 10⁻⁻5, तो ये कितना आ जाएगा, 6000 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अन्य विद्युत चुम्बकीय तरंग परिसर के लिए कृष्णिका के तापक्रम की गणना हम कर सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी तापक्रम पर स्थित वस्तु से केवल λm तरंग दैर्घ्य की विकिरण उत्सर्जित होगी। ठीक है, हाँ, किसी तापक्रम के संगत λm तरंग दैर्घ्य की विकिरणों की तीव्रता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। चलिए प्रश्न संख्या 14 को भी देख लें। ये कह रहे हैं कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण से संबंधित नीचे कुछ प्रसिद्ध अंक भौतिकी में किसी अन्य प्रसंग में विद्युत चुम्बकीय दिए गए हैं। स्पेक्ट्रम के उस भाग का उल्लेख कीजिए जिसमें इनमें से प्रत्येक क्या है, संबंधित है। कुछ इंटरेस्टिंग दिए हुए हैं यहाँ पे अंक, हालांकि इनका अर्थ भी बताया गया है। 21 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे, 21 सेंटीमीटर अंतरा तारक के आकाश में परमाणुीय हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य होता है। 1057 मेगाहर्ट्ज लेव विचलन नाम से प्रसिद्ध हाइड्रोजन में पास जाने वाले दो समीप ऊर्जा स्तरों से उत्पन्न विकिरणों की क्या है, ये आवृत्ति है। और 2.7 केल्विन संपूर्ण अंतरिक्ष को भरने वाले समदेशिक विकिरण से संबंधित ताप, ऐसा विचार जो विश्व में बड़े धमाके बिग बैंग के उद्भव का अवशेष माना जाता है। और एक है आपके पास डी वाले पार्ट में 5890 एमरेस्टोंग से लेके 5896 एमरेस्टोंग, यह है सोडियम की द्विक रेखाएँ। ये क्या है, सोडियम की द्विक रेखाएँ होती हैं। 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है 57 Fe नाभिक के एक विशिष्ट संक्रमण की ऊर्जा जो प्रसिद्ध उच्च विभेदन की स्पेक्ट्रमी विधि से संबंधित है। इसे हम कहते हैं मास बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए अब इसका हल भी देख लें। यहाँ पे अपन मैंने बात की सीखी थी 21 सेंटीमीटर, क्या बताया था आपको, तरंग दैर्घ्य था, है ना। ये लैम्बडा कितना है 21 सेंटीमीटर। तो ये तरंग दैर्घ्य देखो अपन ने पढ़ा था किस वाले में आया था, रेडियो तरंग क्षेत्र में आता है। इस लैम्बडा का मान किस में आता है, रेडियो तरंग क्षेत्र में आता है। मैंने रेडियो तरंगें बताई थी आपको, है ना, तो वहाँ पे आएगा। 1057 की बात करें, ये क्या है 1057 मेगाहर्ट्ज है ना, ये आवृत्ति है। ये आवृत्ति कहाँ आएगी, V बराबर आ गया आपके पास 1057 मेगाहर्ट्ज, है ना। यह आवृत्ति क्या है, उच्च आवृत्ति है और लघु तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंग के ही संगत है। ठीक है, ये भी रेडियो तरंग दैर्घ्य में आ जाएगी। 2.7 के यानी ताप आ गया। T बराबर हम 2.7 के लें तो अभी हमने एक सूत्र बताया था λm बराबर 0.29/T। इससे मान रखें तो यहाँ पे लैम्बडा का मान आ रहा है 0.107 सेंटीमीटर। ये क्या है, सूक्ष्म तरंग है। ये सूक्ष्म तरंग का परिसर देखोगे उसके मध्य आ रहा है। इसकी बात करें 5890 एमरेस्टोंग से लेकर 5896 एमरेस्टोंग, यानी आपको लैम्बडा दिया गया है ना। ये तरंग दैर्घ्य किसका होता है,
दृश्य प्रकाश का होता है, क्योंकि दृश्य प्रकाश क्षेत्र जो है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। ई पार्ट की बात करूं 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी क्या दे दिया आपको, ऊर्जा दे दी ई, है ना। 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 14.4 किलो के लिए 10 की घात 3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10 की घात -16 जूल आ गया। ठीक है, आपको ये पता है ई बराबर क्या होता है, एच वी होता है। वी बराबर क्या हो गया, ई बटा एच हो गया, है ना। तो ये तो अपने को ई दे दिया, एच अपन जानते हैं 6.62 इंटू 10 की घात कितनी होती है, -34 होती है। यहाँ से ये निकला 3.4 इंटू 10 की घात 18 हर्ट्ज। ये देखिए कहाँ आता है, यहाँ से जो वी निकल रहा है वो आ गया 3.4 इंटू 10 की घात 12 मेगा हर्ट्ज। समझ रहे बात को, वी का जो माना है 3.4 इंटू 10 की घात 18 है, इसको आप चाहें तो ये लिख सकते हैं 3.4 इंटू 10 की घात 12 मेगा हर्ट्ज। ये एक्स किरणों के लिए था, इसकी आवर्ती क्या है, उच्च ऊर्जा की एक्स किरणों के संगत है। तो ये एक्स किरणों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन देखें, यहाँ कहा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुछ पार्ट बनाएंगे क्वेश्चन के। पहला है आपके सामने रखा हुआ है, लंबी दूरी के रेडियो प्रेषित लघु तरंग बैंड का उपयोग करते हैं क्यों। दूसरा है, लंबी दूरी के टीवी प्रेषण के लिए उपग्रहों का उपयोग आवश्यक है क्यों, बताइए। सी पार्ट है, प्रकाशीय तथा रेडियो दूरदर्शी पृथ्वी पर निर्मित किए जाते हैं, किंतु एक्स किरण खगोल विज्ञान का अध्ययन पृथ्वी का परिवहन कर रहे उपग्रहों द्वारा ही संभव है क्यों। डी पार्ट है अपने पास, समताप मंडल के ऊपरी छोर पर छोटी सी ओजोन की परत मानव जीवन के लिए निर्णायक है क्यों। और ई पार्ट है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो उसके धरातल का औसत ताप वर्तमान ताप से अधिक होता है या कम होता है, ये बताना है। और एफ पार्ट है, कुछ वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि पृथ्वी पर नाभिक के विश्व युद्ध के बाद प्रचंड नाभिक के शीतकाल होगा, जिसका पृथ्वी के जीवों पर विध्वंसकारी प्रभाव पड़ेगा। भविष्यवाणी का क्या आधार है, ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे आपके पास ए बी सी डी ई एफ इन सब के प्रश्न हैं, उसका हमें क्या करना है, उत्तर देना है। तो एक एक को फिर से देखते हैं और उत्तर देते जाते हैं। हमने ए में क्या पढ़ा, लंबी दूरी के रेडियो प्रेषित लघु तरंग बैंड का उपयोग करते हैं क्यों। देखिए, क्योंकि आयन मंडल लघु तरंग बैंड की तरंगों का ही क्या कर सकता है, परावर्तन कर सकता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। बी पार्ट में पूछा गया था, लंबी दूरी के टीवी प्रेषण के लिए उपग्रह का आवश्यक उपयोग क्यों है। तो देखिए, टीवी संकेत उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं, जो टीवी के संकेत होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च आवृत्ति की तरंगे होती है, और ये आयन मंडल से परावर्तित नहीं होती, अतः इनके परावर्तन के लिए उपग्रह की आवश्यकता होती है। इन तरंगों को क्या करें, परावर्तित करने के लिए क्या जरूरी है, उपग्रह चाहिए, आयन मंडल से परावर्तित नहीं हो पाती है। सी पार्ट की बात करें, इन्होंने पूछा कि प्रकाशीय तथा रेडियो दूरदर्शी पृथ्वी पर निर्मित किए जाते हैं, किंतु एक्स किरण खगोल विज्ञान का अध्ययन पृथ्वी का परिवहन कर रहे उपग्रहों द्वारा ही संभव है क्यों है। देखिए, प्रकाशीय एवं रेडियो तरंगें वायुमंडल के पार तो जा सकती हैं, परंतु अपेक्षाकृत कम तरंग दैर्घ्य की एक्स किरणें वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है। ठीक है, वायुमंडल क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है। फलतः प्रकाशीय एवं रेडियो तरंगों पर आधारित दूरदर्शी पृथ्वी की सतह पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक्स किरण खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग वायुमंडल के ऊपर घूमते हुए उपग्रह में ही किया जा सकता है। समझ गए होंगे, वो अवशोषित कर लेगा तो वहाँ तो हो ही नहीं सकता, इसलिए अपने को क्या चाहिए, उपग्रह ही चाहिए। डी पार्ट, समताप मंडल के ऊपरी छोर पर छोटी सी ओजोन परत की मानव जीवन के लिए निर्णायक है क्यों। ओजोन परत के बारे में आप जानते हो, ओजोन परत में क्या होता है, जो परावैंगनिक किरणें आती है जो हमें नुकसान पहुंचाती है, उसको वो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, इसलिए हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें जो कि सजीव जगत के लिए क्या है, हानिकारक होती है, को पृथ्वी की सतह तक जाने से क्या करती है, रोकती है, इसलिए क्या है हमारे लिए, क्या है हमारे लिए, मानव जीवन के लिए निर्णायक है। ई पार्ट की बात करें, ये कह रहे हैं यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो उसके धरातल का औसत ताप वर्तमान ताप से अधिक होता या कम होता। सोचो आप, अगर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता, हरित गृह प्रवाह नहीं होता, और हरित गृह प्रवाह के अनुपस्थिति के कारण वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी का तापमान क्या होता, कम हो जाता। ठीक है, पृथ्वी का तापमान क्या होता, कम होता। एफ पार्ट की बात करें, कुछ वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि पृथ्वी पर नाभिक के विश्व युद्ध के बाद प्रचंड नाभिक के शीतकाल होगा, जिसका पृथ्वी के जीवों पर विध्वंसकारी प्रभाव पड़ेगा। भविष्यवाणी का क्या आधार है।
देखिए, यदि आपका नाभिक के विषुवृत्त हो जाता है तो उसके पश्चात क्या होगा, जो बादल बनेंगे वो अधिकांश आकाश को क्या कर सकते हैं, ढक सकते हैं। जब अधिकांश आकाश को ढक लेंगे तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, पृथ्वी के अधिकांश भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा और वहां पे क्या होगा, शीतकाल प्रारंभ हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? तो बच्चों, यहाँ पे हमारा अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे।